नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज एक ही दिन श्री कृष्ण और श्री राम की आराधना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के उडुपी में कृष्ण मठ मंदिर में सुवर्ण तीर्थ मंडप का करेंगे शुभारंभ। तो वहीं गोवा में श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का होगा अनावरण। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आज से डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद के अलावा नए जमाने के खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा आयामों पर होगा मंथन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिलेगा तृणमूल का डेलीगेशन। 5 के बजाय 10 नेताओं को भेजने पर अड़ी टीएमसी। रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करने के सवाल पर पुतिन का बड़ा बयान। भविष्य के समझौते का आधार बन सकती है अमेरिकी योजना। कहा, यूक्रेन भी रूसी कब्जे वाली जमीन से पीछे हटे। और गोवा में आज होगा 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग समापन। स्वर्ण मयूर पुरस्कार समेत अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। श्री कृष्ण और श्री राम के भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बाद गोवा का दौरा करेंगे और एक ही दिन श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम की आराधना करेंगे। पहले बात करते हैं कर्नाटक की, जहां उडुपी में पीएम लक्षकंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे और नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ उडुपी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लक्षकंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे, जिसमें गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। Yeah, we are conducting Koti Gita Lekhana Yajna, where 1 crore people are writing Bhagavad Gita. In connection with that, we arranged another program called Laksha Kanta Gita, where 1 lakh people, they are chanting Bhagavad Gita all together, and our PM, she is also joining that chanting in the end of the Bhagavad Gita chanting. तटीय और मलनाड क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान गीता जयंती से जुड़े भक्ति समारोह और सांस्कृतिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उडुपी आ रहे हैं। कृष्ण मठ में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ एक स्वर्ण तीर्थ मंडप है, उसका इनॉग्रेशन होगा। वहाँ एक गीता मंदिर है। गीता मंदिर में सारी भगवद गीता के सारे चैप्टर्स को स्टोन में स्कल्पचर किया हुआ है और प्रधानमंत्री जी उसका भी वीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से बननंजी के नारायणपुर गुरु सर्किल होता हुआ कल संका जंक्शन तक जाएगा। इस दौरान यहाँ की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्ग पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री कृष्ण और गीता मंदिर दौरे को लेकर उडुपी वासी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उडुपी वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री की श्री कृष्ण मठ में विजिट उडुपी को एक नया नाम और एक नई पहचान देगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उडुपी। उडुपी के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे और मठ द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के काणकोड़ के पर्तगाली गांव स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगाली जीवोत्तमा मठ में 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
गत 25 नवंबर को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम और अब गोवा में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण, ये स्पष्ट है कि किस तरह भगवान श्री राम भारतवर्ष की एकात्मकता के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। भगवान जी का यहाँ पर पूजा हो रहा है, श्री राम जी का 550 साल से। ये आज का ये मुहूर्त चल रहा है, ये 550 साल का सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर। दक्षिण की अयोध्या होगी, अपने गुरुजी श्री विद्याधीश स्वामी जी की कृपा है। मोदी जी ने ध्वज का आरोहण किया था अयोध्या में, स्वाभिमान का एक संकेत है वो। ये इधर आ रहे हैं, उनके हाथों से वो अनविल हो रहा है, हमको भी बहुत खुशी की बात है। 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति मठ के प्रवेश द्वार पर स्थापित है। हाथों में धनुष बाण धारण किए भगवान श्री राम की ये मूर्ति धर्म स्थापना और लोक कल्याण का प्रतीक तो है ही, साथ ही साथ राम राज्य के आदर्शों के अनुपालन के लिए आम जन को प्रेरित करती है। 77 फीट का ब्रॉन्ज का प्रभु राम का स्टैचू बना जा रहा है और ये साउथ इंडिया में सबसे बड़ा होगा और इसको भारत के शिल्पकार सबसे पद्मश्री श्री राम सुतार जी ने निर्मित किया है। एक ही हफ्ते में उत्तर में अयोध्या और हमारा पर्तगाली में उसको दक्षिण अयोध्या अभी बोला जाता है, दोनों एक ही हफ्ते में होना हमारा एक सौभाग्य का विषय है। उत्तर और दक्षिण का ये इससे बड़े मिलन अच्छा नहीं हो सकता है। श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ गोकर्ण मठ के नाम से भी जाना जाता है, जो गोवा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। वैष्णव मत के महान दार्शनिक और द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य के अनुयायियों की परंपरा यहाँ विद्यमान है। गोवा का ये मठ सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ ये मठ अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन करता है। वर्तमान में 24 पीठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वादिर स्वामी जी के नेतृत्व में इस मठ ने अभूतपूर्व प्रचार प्रसार किया है। हमारी मठ की स्थापना 1475 में नारायण तीर्थ स्वामी जी ने किया था। हम मध्व परंपरा का फॉलो करते हुए वैष्णव और 24 स्वामी जी है और हमारा मठ बहुत धार्मिक सामाजिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। हमने इधर पर्तगाली में अभी रामायण उद्यावन का स्थापना कर रहे हैं और बहुत बड़ा फैसिलिटी क्रिएट किया है। मठ ने हाल ही में 550 करोड़ राम नाम जाप का अभियान भी चलाया, जिसे समय रहते पूरा कर लिया गया। स्वामी जी ने किया 550 करोड़ राम नाम जप करना, लेकिन 550 दिन में, लेकिन 40 दिन पहले ही 550 पार कर दिया राम नाम जप। गोवा के मडगांव कारवार राजमार्ग पर स्थित इस मठ के अनुयायी गोवा और कर्नाटक में भी हैं। मठ की 550वीं वर्षगांठ यानी सर्ध पंचशत महोत्सव 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें लाखों भक्तों के भाग लेने की उम्मीद है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गोवा में पर्तगाली गांव में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भगवान श्री राम की ये प्रतिमा लोगों के मन में राम राज्य की पुनः स्थापना की प्रेरणा तो देगी ही, साथ ही साथ विकसित भारत के संकल्प को भी और मजबूत करेगी। कैमरा पर्सन गौरव गोस्वामी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, गोकर्ण मठ, पर्तगाली गांव, गोवा। और आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है, जिसमें नागरिकों को नए जमाने के खतरों से बचाने के लिए अगले स्तर की सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर फोकस के साथ चर्चा की जाएगी। वहीं वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिसिंग में फॉरेंसिक विज्ञान तथा एआई के उपयोग जैसे मुद्दों पर प्रमुखता में रखा गया है।
सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के लिए बीती रात ही रवाना हो गए थे। उन्होंने कहा कि वे इस सम्मेलन में होने वाले सुरक्षा संबंधी चर्चाओं में भाग लेने के लिए काफी उत्सुक हैं। बता दें कि ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी भाग लेंगे। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान लगातार तेज है। इसी सिलसिले में टीएमसी का डेलीगेशन आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। संभावना है कि इस मुलाकात में ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर जो सवाल उठाए हैं उस पर आयोग अपना जवाब दे सकता है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और चुनाव आयोग उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। चुनाव आयोग ने पार्टी के 5 नेताओं को आज सुबह 11 बजे मिलने का समय दिया है, लेकिन टीएमसी 5 की बजाय 10 प्रतिनिधियों को मीटिंग में भेजने पर अड़ी है। टीएमसी के डेलीगेशन में डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा, शताब्दी राय, कल्याण बनर्जी, डोला सेन, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद, ममता ठाकुर, साकेत गोखले और प्रकाश चिक के नाम हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान टीएमसी नेताओं की चुनाव आयोग के साथ आज की पहली बैठक होगी। 2 दिन पहले बुधवार को एसआईआर का विरोध करने पर टीएमसी की शिकायतों के साथ बंगाल भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल भी चुनाव आयोग से मिल चुका है। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर नया अपडेट आया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य में मृत मतदाताओं की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को दी है। वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1965 के अनुसार आयोग ने यूआईडीएआई बैंकों, पोस्ट ऑफिसों, जीवन बीमा कार्यालयों से मृत व्यक्तियों के डेटा की जानकारी मांगी थी। उसी आधार पर यूआईडीएआई ने जानकारी आयोग को दी है। हालांकि आधार कार्ड प्राधिकरण से प्राप्त मृत मतदाताओं की डेटा की संख्या कितनी है, यह स्पष्ट नहीं है। 9 दिसंबर को मसौदा सूची जारी होने के बाद यह मामला स्पष्ट होगा। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Rock your world, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. So this isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है।
इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल हो गए हैं। इस मौके पर डीटी न्यूज भी आपको बता रहा है वंदे मातरम से जुड़े कुछ अहम तथ्य अपने खास सेगमेंट वंदे मातरम में। वंदे मातरम की धुन हमारे भीतर ऊर्जा, गर्व और देशभक्ति की भावनाएं जगाती है। मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया और बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्वरबद्ध किया गया वंदे मातरम आज भी भारतीयता का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। समय के साथ इस गीत को कई समकालीन कलाकारों और संगीतकारों ने नए अंदाज में प्रस्तुत किया है, जो इसकी भावना को आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यही वजह है अब वंदे मातरम नई पीढ़ी के दिलों को भी छू रहा है। युगांतरकारी गीत वंदे मातरम, जिसने गुलाम भारत में देशभक्ति की एक नई भावना जागृत की। और वही आजाद भारत के निर्माण की नींव बना। वंदे मातरम वो गीत है जो न केवल हमें हमारी मातृभूमि से जोड़ता है, बल्कि जड़ों से जुड़ाव को और गहरा करता है। जब भी कभी हमारे कानों में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है, तो हमारा रोम रोम देशभक्ति से भर जाता है। हमारे भीतर ऊर्जा, गर्व और देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे मारने लगती हैं। मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया और बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्वरबद्ध किया गया वंदे मातरम आज भी भारतीयता का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। समय के साथ इस गीत को कई समकालीन कलाकारों और संगीतकारों ने नए अंदाज में प्रस्तुत किया है, जो इसकी भावना को आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया और गाया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने भारतीयों के दिलों में इसे बैठा दिया। वहीं स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वस्थ नहीं होने के बावजूद पंडित भीमसेन जोशी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाया। इस मौके पर सभी श्रोताओं ने भी खड़े होकर राष्ट्रीय गीत गाया और इसका आनंद लिया। आजादी के बाद वंदे मातरम को जन जन तक पहुंचाया स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आवाज के जादू से। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबके दिलों में वंदे मातरम की गूंज बैठ गई। स्वर कोकिला ने हिंदी में ही नहीं, कन्नड़ भाषा में इसकी शानदार प्रस्तुति देकर इसे देश के दक्षिणी हिस्से में लोकप्रिय करने में महती भूमिका अदा की। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने भी इस देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक गीत को अपना स्वर देकर इसे भारतीय जनमानस और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। मलयज क्षेतला
रत्न और मशहूर शास्त्रीय गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी ने अत्यंत भावपूर्ण ढंग से इसे गाकर नया आयाम दिया और दक्षिण भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय किया। ओंकार नाथ ठाकुर भारत के शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। उन्होंने वंदे मातरम का जो रूप प्रस्तुत किया वो भी जन जन के मन में बस गया। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने भी अपने सुरों और गायन से वंदे मातरम को फिल्मों में अमर कर दिया। ये वंदे मातरम का एक ऐसा रूप था जो भारत की ऊर्जा, विविधता और गौरव को दर्शाता था। इसके अलावा भजन सोपोरी, कविता कृष्णमूर्ति, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, हरिहरन, शंकर महादेवन, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह जैसे गायकों ने अपनी आवाज देकर इसे युवाओं तक पहुंचाने का काम किया है। कई फ्यूजन बैंड्स, यूट्यूब आर्टिस्ट और स्कूल की टोलियों ने इस गीत को अपने अपने अंदाज में पेश किया। कभी सूफी रॉक के रूप में, कभी कर्नाटक और जैज के मिश्रण में, तो कभी लोक वाद्य यंत्रों के साथ बहुभाषीय संस्करणों में। यही वजह है कि अब वंदे मातरम नई पीढ़ी के दिलों को भी छू रहा है। और आइए बुलेटिन में कुछ और खबरें देखते हैं। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर संदेह बना हुआ है। इस बीच इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने पाकिस्तानी सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो उन्हें इमरान खान से मिलने दिया जा रहा है, ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहाँ गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाज़त दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की। और रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा कि संघर्ष खत्म होने की अमेरिका की योजना भविष्य के समझौतों का आधार बन सकती है। किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने उम्मीद जताई कि मॉस्को में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ गंभीर चर्चा होगी। पुतिन ने कहा कि रूस तभी हथियार डालेगा जब यूक्रेन की सेना उन क्षेत्रों से पीछे हट जाएगी जिन पर रूस अपना दावा करता है। राष्ट्रपति पुतिन लंबे समय से उन यूक्रेनी क्षेत्रों की कानूनी मान्यता की मांग कर रहे हैं जिन्हें रूस ने बलपूर्वक कब्जे में लिया है। वर्तमान में रूस का यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यूक्रेन की संप्रभु भूमि माना गया है। फिल्म तन्वी द ग्रेट 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चर्चा का केंद्र बनी रही। आइए आपको बताते हैं कि अनुपम खेर और अभिनेत्री शुभांगी दत्त ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। आप इसे सुनिए और हमें यहीं अनुमति दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। तन्वी द ग्रेट मूवी लौट आई है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हो रहा है, और इसके 56वें संस्करण में हमारे साथ में हैं अनुपम खेर, जो कि न सिर्फ एक्टर हैं बट इस बार फिल्म निर्देशक भी हैं। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते करते कहा कि ज़िंदगी जीनी चाहिए, गुजारनी नहीं चाहिए, और आप ज़िंदगी जीते हैं। तन्वी द ग्रेट से भी कुछ ऐसी ही गुड फीलिंग आ रही है। थोड़ा इस कहानी के बारे में बताएं और किस पर यह आधारित है। मेरी नीस है, उसका नाम तन्वी है, उधर से हमने नाम लिया तन्वी द ग्रेट। वो ऑटिस्टिक है
और जब वो 13 साल की थी, आज से 4 साल पहले, अब 17 की है, तो हम एक शादी सेलिब्रेट कर रहे थे और शादी में सब लोग नाच गा रहे थे, हंस रहे थे, मगर तन्वी कॉर्नर में आसमान में देख रही थी। मुझे लगा पहाड़ देख रही है, पक्षी देख रही है, तो मैंने उससे पूछा, तन्वी व्हाट आर यू लुकिंग एट? तो उसने कहा, आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड। तो वो जवाब ऐसा उसने मुझे हैरान कर दिया, मैं उसके लिए तैयार नहीं था। फिर मुझे लगा कि ऑटिज़म जो है, मैंने हमारी फिल्म में तन्वी द ग्रेट में इज़ नॉट ए डिसेबिलिटी। तो हमारे साथ में तन्वी द ग्रेट की एक्ट्रेस अदाकारा शुभांगी है। आइए इनसे बात करते हैं। सो शुभांगी, फर्स्ट रोल आपकी, फर्स्ट मूवी आपकी इतनी चैलेंजिंग है, क्या कहेंगे इस रोल के बारे में? कितना, एक तो जो एक्चुअल जहाँ से ओरिजिनल आपने सीखा, वहाँ से आप क्या क्या अपने ऑब्जर्व किया, और साथ ही कितना चैलेंजिंग था ये पूरा रोल? जब मैं एक्टिव प्रिपेयर्स में एक्टिंग सीखने गई थी, बिकॉज मुझे बहुत सी चीज़ें जाननी थी, सीखनी थी, क्योंकि ऑडिशन से पहले, हर कोई ऑडिशन से पहले मुझे तैयार होना था कि मैं वो माइंडसेट से जाना चाहती थी कि अब तो मैं ट्रेंड भी हूँ, अब मुझे बस कैसे भी करना है। तो ऑब्वियसली एक्टिव प्रिपेयर्स गिव मी दैट प्लेटफॉर्म, एंड व्हेन आई वाज सिलेक्टेड, सर ऑल्सो मेड मी अनलर्न एवरीथिंग, बिकॉज ही सेड आई नीड अ क्लीन कैनवस। तो टू अनलर्न दैट एंड टू जस्ट imbibe the traits of autism and उनके mannerism, I think research, movies, be documentaries, and I think सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा हुआ है तन्वी के साथ टाइम स्पेंड करके, and तभी मुझे पता चला, I think it's the in-world experiences that help me learn better. तो उसने उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया मुझे। तो ये थे शुभांगी और अनुपम खेर, जिन्होंने अपनी मूवी तन्वी द ग्रेट के बारे में हमसे चर्चा की।